हुई है। तो आज की पहली बड़ी खबर है जो दिल्ली से आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सीटों पर बीजेपी अपने खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर सकती है, यानी कि पहली लिस्ट का इंतजार है। अगली खबर भी मिशन 80 से ही जुड़ी हुई। एआईएमआईएम यूपी में चुनाव लड़ेगी। जी हां, ये भी बड़ी सियासी खबर आ जाए। कौन कौन सी सीट पर चुनावी ताल ठोक सकती है एआईएमआईएम, ये हम आपको बताएंगे। अगली खबर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से जुड़ी हुई, जहां पर आज यूपी पवेलियन के स्टॉल्स का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। जबकि आखिरी खबर कानपुर से, कानपुर पुलिस ने दिल्ली से कल एक लाख के इनामी को पकड़ा था। आज उसे सलाखों के पीछे भेजा। हर खबर पर विस्तार से जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। दिल्ली से खबर, बीजेपी चुनाव कमेटी की पहली बैठक थोड़ी देर में होने वाली है। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल, अध्यक्षता करेंगे सीईसी की मीटिंग का वो। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा प्रभारी जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट रखेंगे। बैठक में लोकसभा प्रभारी जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट रखेंगे और उसी आधार पर सीटों को लेकर फैसला होना है। तो आज ये पता चल जाएगा कि यूपी में ये फैसला हो जाएगा बीजेपी की ओर से कि कौन कौन उम्मीदवार किस किस सीट से होने वाले हैं। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये मीटिंग, पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बैठक की शुरुआत हो गई है क्या? कौन कौन पहुंचा है? क्या आज मुहर लग जाएगी? कितने सीटों पर मुहर लग जाएगी? देखिए, अब बैठक के बारे में आपको बता दूं कि तकरीबन 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उनसे पहले तमाम जो राज्यों की जिनकी आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उनके नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दोनों जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। उनसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो पहुंच चुके हैं। उनके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के जो हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी पहुंच चुके हैं। तो कई सारे लोगों का लगातार पहुंचना जारी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री तकरीबन 8 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अगर बात करें कि आज के बैठक के एजेंडे की, तो तकरीबन 10 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत, जिनको लेकर उम्मीदवारों को नामों पर चर्चा की जाएगी। तकरीबन 100 से 125 नामों पर आज फाइनल मोहर लग जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 20 से 25 नामों पर आज फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। उत्तराखंड के 5 नामों पर आज फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। अगर घोषणा की बात करें तो आगामी 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी जो है वो 100 से 125 नामों की घोषणा कर सकती है। अगर आज पहली अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसमें तकरीबन जो है जो पिछले चुनाव में राज्यसभा सांसदों को लेकर और साथ ही कई मंत्रियों को लेकर, वो कौन कौन से मंत्री जो कि अभी राज्यसभा से आते हैं, उन्हें लोकसभा के दंगल में उतारा जा सकता है? क्या उन नामों पर भी आज चर्चा होनी है? देखिए, सबसे पहले जो चर्चा होगी आज जो होगी, वो जो हारी हुई सीट थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो उनके साथ साथ जो कम मार्जिन से जीती हुई सीटें थे वो, उसके साथ साथ कुछ जो बड़े नाम जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, तो ऐसे लोगों के नामों पर भी आज फाइनल मोहर लगाई जाने की संभावना पूरी है। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हारी हुई सीटें हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, प्लस में कमजोर सीटें, और उसके साथ साथ जो पहले फेज में जिन सीटों पर मतदान होना है, संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत होती है, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटों पर आज मंथन हो जाएगा। तकरीबन यूपी की अगर बात करें तो 20 से 25 सीटों पर आज फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। चूंकि खुद जो आपने राज्यसभा चुनाव पर पूछा, तो राज्यसभा जो सदस्य हैं बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी पार्टी ने चुनाव लड़ने की बात कही है और उनकी सीट जो है जिससे वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बदायूं सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। हालांकि अभी बिल्कुल पवन, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। जी पवन,
सीएम की तस्वीर दिखा रहे हैं। पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और जैसा कि आपने बताया कि 8 बजे के आसपास पीएम मोदी पहुंचेंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए बीजेपी चुनाव कमेटी की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यूपी में लगभग 20 सीट ऐसी जिन पर आज मुहर लग सकता है, फैसला पार्टी ले सकती है कि इन 20 सीटों पर किस किस को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारे। इन 20 सीटों की अगर बात की जाए तो 14 वो सीटें होंगी जिन पर हार का सामना करना पड़ा था बीते इलेक्शन में बीजेपी को। उस पर ध्यान ज्यादा है कि उन सीटों को किस तरह से महाकमल खिलाना है और उसे जीत में तब्दील करना है। 2019 में जो सीट छूट गई थी उन्हें भी इस बार अपने पाले में लाना है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से नारा दिया है कि यूपी में 80 में 80 और पूरे भारत की बात की जाए तो 370 से ज्यादा सीट अकेले बीजेपी की आएगी। ये दावा प्रधानमंत्री का, उसी दावे को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उस पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज मीटिंग होनी है। पवन के पास दोबारा लौटेंगे और आगे की जानकारी के लिए इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग के अधिकारी 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं। वो खबर आपको दे दे। चुनाव आयोग के अधिकारियों से अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। बीजेपी के प्रतिनिधि ने मुलाकात की, एक दल ने मुलाकात की। बीजेपी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी मतदान केंद्र बनाने की मांग की है। साथ ही बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कई स्तर पर चेकिंग की जाए, ये मांग की है। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के बैठने की व्यवस्था भी हो। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल से बसपा नेताओं ने भी मुलाकात की। बीएसपी नेताओं ने आयोग से समय पर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमने चुनाव के दिन पीडीए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलिस प्रशासन की मनमानी रोकने की मांग की है। बुर्के या घूंघट उठाकर पहचान कराना महिलाओं का अपमान होगा, ये बात कांग्रेस की तरफ से रखी गई। ये बात कांग्रेस नेताओं ने आयोग के सामने रखी है, जबकि बीजेपी की ओर से रखी गई है ये बात कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए और इसलिए यहां पर कई स्तर पर चेकिंग अभियान भी चलना चाहिए। और यूपी चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एआईएमआईएम ने यह ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 60 सीटों पर लोकसभा चुनाव वो लड़ेगी। अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ पर एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी को उतारेगी। वहीं शिवपाल यादव भी बदायूं सीट पर, उन्हें भी एआईएमआईएम प्रत्याशी से चुनौती मिल सकती है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे की सीट फिरोजाबाद पर भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान एआईएमआईएम ने कर दिया है। संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान ओवैसी की पार्टी की ओर से किया गया है। और अब बात कांग्रेस की, तो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। ये बात कांग्रेस सूत्रों की ओर से सामने आई है कि राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में होंगे। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, जहां से उनकी माता सोनिया गांधी सांसद हैं। इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनकी जगह पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं रायबरेली से। रायबरेली और अमेठी के नेताओं को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं पार्टी की ओर से, और इसी बात से यह खबर लग रही है सूत्रों के हवाले से कि रायबरेली से प्रियंका गांधी तो अमेठी से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में होंगे। इधर दिल्ली के प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। प्रगति मैदान में यूपी पवेलियन में 46 यूनिट के 50 स्टॉल्स लगे हैं। इन पर टेक्सटाइल और हैंडलूम से जुड़े उत्पाद हैं। यशो भूमि में 20 स्टॉल्स लगाए गए जो कि हैंडक्राफ्ट और कारपेट के हैं। सीएम ने यूपी पवेलियन का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि लखनऊ का चिकन दुनिया भर में मशहूर है, भदोई की कालीन की भारी डिमांड है। यूपी में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के साथ नई संभावनाओं को भी लेकर काम हो रहा है। स्वागत है आज आपका भी, जब चाहो तभी चले आना। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए
हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लैटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका खासतौर पर। एसपी के विधायक मनोज पांडे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। मनोज पांडे ने रामलला का आशीर्वाद लिया और अयोध्या पहुंचने के बाद मनोज पांडे ने कहा कि रामलला के दर्शन का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी उन्होंने ये बात रखी थी कि सभी विधायकों को रामलला के दर्शन कराए जाने चाहिए, लेकिन उनके दल के नेता ने निर्देश दिया था कि कोई भी विधायक रामलला के दर्शन को अयोध्या नहीं जाए। सीएम योगी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि सिटिंग एमएलए हैं, ऊंचाहार के विकास के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सामान्य मुलाकात है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं विधायक हूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपनी जो देवरूपी जनता है, जिसके कारण से लगातार जनता ने विधायक बनाने का काम किया, तो ऊंचाहार की जनता के विकास के लिए, ऊंचाहार की गलियों को, ऊंचाहार के गांवों को सजाने के लिए, हर व्यक्ति तक जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां विकास पहुंचाने के लिए तो सरकार से और सरकार के मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़ेगा। इधर सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने जवाबी खत लिखकर कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश भी हो सकता हूं। साथ ही अखिलेश ने पलटवार भी किया और पूछा कि आखिर 2019 के केस में 5 साल बाद समन क्यों भेजा गया, वो भी ठीक चुनाव के वक्त। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यह सब कुछ दिखाता है कि बीजेपी गठबंधन की ताकत से डरी हुई है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। एसपी सांसद डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे। इस मौके पर डिंपल यादव ने अखिलेश को सीबीआई के समन पर कहा कि ईडी सीबीआई के नोटिस चुनाव के कारण भेजे जा रहे हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। जनता त्रस्त है और जनता सब जानती है ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। कई दिनों से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी को कानपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी साउथ ने बताया कि आरोपी कई दिनों से फरार था, जिसकी तलाश चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की कानपुर पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी तलाश कर रही है।
28 जनवरी 2024 को थाना बर्रा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 307 के अलावे अन्य भी धाराएं लिखी गई थी। इसमें अजय ठाकुर सहित 8 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से सभी के ऊपर जो है पुरस्कार घोषित किए गए थे। अजय ठाकुर जो इसका मुख्य आरोपी था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर के द्वारा किया गया था और इसका दहशत अपने पूरे इलाके में है, जिसके चलते कई मुकदमे इसको ऊपर लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं लिखाया गया है। इसके ऊपर जो है कुल 26 मुकदमे, जिसमें हर तरीके के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। महीनों से कानपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने 1 लाख के इनामी बदमाश अजय ठाकुर को कानपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिरों की सूचना पर कल देर रात उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और आज कानपुर लाकर उसे मीडिया के सामने पेश किया गया। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अजय ठाकुर की तलाश में कानपुर पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की भी टीमें लगी हुई थीं। कल देर रात उसकी गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले खबर बाराबंकी से, जहां जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के सरगना की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। बाराबंकी पुलिस प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने अमेठी जिले में जाकर ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। इस एक्शन में आरोपी की करोड़ों की चल संपत्ति कुर्क की गई है। शासन के स्तर से सील किया जा रहा है, जब्तीकरण, संपत्ति का जब्तीकरण किया जा रहा है। वासुदेव यादव जो जमीन संबंधी कई फ्रॉडों में विभिन्न अभियोगों में संलिप्त रहा है और उसके विरुद्ध संगत साक्ष्य पाए जाने के आधार पर उसके विरुद्ध नियमानुसार आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रेषित किए गए। इस प्रकार करीबन 1 करोड़ 43 लाख रुपए की विधि विरुद्ध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जो वासुदेव यादव ने की थी, उसे आज बाराबंकी पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया। इधर कानपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के शव बेरी के पेड़ पर फंदे से लटकते मिले। दोनों लड़कियां घर से लापता थी। परिवार के लोग तलाशते हुए खेत पहुंचे तो दोनों के शव पेड़ से लटकते हुए दिखे। एक लड़की की उम्र 16 साल जबकि दूसरी की उम्र 14 साल थी। खेत से कुछ दूर पर मौजूद भट्टे पर इन लड़कियों के पिता मजदूरी करते हैं। दोनों लड़कियां रिश्ते में बहन हैं। दोनों के परिवार मूल रूप से हमीरपुर के रहने वाले हैं। परिवार के लोगों ने भट्टा ठेकेदार समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 लोगों को पकड़ा है। कल रात्रि में थाना घाटमपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ईंट भट्टे के पास जो बरौली गांव में स्थित है, इसमें 2 बच्चियों के शव एक पेड़ से हैंगिंग अवस्था में मिले हैं। इस पर तत्काल लोकल पुलिस फोर्स और फोरेंसिक की टीम और सीनियर ऑफिसर्स ने मौके पे जाकर के मौका मुआयना किया। फोरेंसिक की टीम ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई, साथ ही साथ बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे।